सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज सॉल्व करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2। चल रहा था हमारा विलियन, हिंदी मीडियम में। ठीक है, विलियन चल रहा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियन का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेनरी का नियम तथा राउल्ट के नियम के लिए समझाइए। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर दिए, जैसे कि आपका मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और विलय, विलायक, विलियन, सब कुछ क्लियर कर दिया है। और भी काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्ट वाइज है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेनरी के नियम की। देखिए, बहुत इजी तरीके से आपके दिमाग में चिपकने वाला है ये, आज कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, ध्यान दीजिए, गैस है तो सीधी सी बात है उसमें दाब होगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज, ध्यान दीजिए, मोल प्रभाज की वीडियो हमने बना रखी है पूरी की पूरी अलग से, पूरा एक टॉपिक है ये मोल प्रभाज। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मोल प्रभाज का भी। ठीक है, और मोल प्रभाज को हम एक्स से डिनोट करते हैं, यानी एक्स से दिखाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, दाब को पीछे दिखाते हैं, किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए विलयन है, अब विलयन खुला हो या जैसा भी हो, तो विलयन में गैस तो होगी, क्योंकि गैस पदार्थ है एक। ठीक है, तो विलयन में गैस तो होगी ना, तो जो गैस का जो मोल प्रभाज होगा विलयन में, जो गैस का मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होगा। यानी कि देखिए, अगर पी जो है, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, यानी कि पी जो है विलयन में गैस के मोल प्रभाज को किससे दिखाते हैं, एक्स से। ठीक है, एक्स किस में है ये मोल प्रभाज, गैस में, तो गैस लिख दीजिए। गैस के समानुपाती होता है, तो समानुपाती कर दिया हमने। ठीक है, क्लियर है ना। इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल प्रभाज x के समानुपाती होता है। अब P जो x के समानुपाती हो गया। अब x जो मोल प्रभाज हुआ आपका गैस में, तो गैस लिख दिया। अब जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है, या आप नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, P बराबर, इसे हटाएंगे तो क्या आएगा, KH x गैस। तो ये होता है आपका हेनरी का नियम, जहाँ क्या KH बराबर क्या होता है आपका, हेनरी स्थिरांक। क्या होता है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब, यानी कि P विलयन में गैस के मोल प्रभाज x के समानुपाती होता है। यदि आप इस चैप्टर की वीडियो शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो आपको विलयन सब कुछ पता लग रहा हो कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ईजी है। इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब P विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं परिभाषा याद भी हो गई होगी आपको। अब बात करते हैं राउल्ट का नियम, थोड़ा लंबा है वैसे तो, नियम तो यहाँ तक है, लेकिन इसे गणितीय व्याख्या करने के लिए बोल देता है। राउल्ट का नियम समझाइए तथा इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए, ऐसे भी बोल देगा तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, अब ध्यान दीजिए, हम थोड़ा एक पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, कुछ ध्यान दीजिए, ले लेते हैं, कुछ भी मिलेगा। जैसे देखिए, अब इसमें बोला इसने कि स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, अब ध्यान दीजिए, जैसे ताप है, अगर 33 डिग्री सेल्सियस है तो ये स्थिर है, यानी इतना ही ताप है। ठीक है, ताप ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, अब देखिए विलयन जो होते हैं वाष्पशील भी होते हैं और अवाष्पशील भी होते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब शुद्ध अवयव के वाष्प दाब वे मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, किसके, गुणनफल के। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, ठीक है, जो विलयन जो वो कौन से हैं, जैसे मान लीजिए विलयन है, तो ये विलयन कौन सा, वाष्पशील। ठीक है, वाष्पशील, ये जो विलयन है आपका, ये कौन सा विलयन है, इसमें वाष्पशील, और वाष्पशील ये द्रव हो गया। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में, अब इसमें अवयव होंगे, किसमें, विलयन में अवयव तो होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अवयव का वाष्प दाब, देखिए प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब, तो जितने भी इसमें अवयव होंगे प्रत्येक अवयव का जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, वाष्प दाब शुद्ध अवयव के आंशिक दाब शुद्ध अवयव के वाष्प दाब वे मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक बार और, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में
प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब यानी कि पी ए मान लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। शुद्ध अवयव के बाष्प दाब यानी कि पी बी मान लेते हैं, पी बी, और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है यानी कि एक्स ए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब शुद्ध अवयव के वाष्प दाब व मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, माना विलय ए है, तो हमने देखिए विलयन में क्या होगा, सीधी सी बात है, विलयन की बात हुई तो विलयन में विलय और विलायक दोनों होगा। तो विलय को ए माना है हमने और विलायक को बी माना है। ठीक है, तो माना विलय ए व विलायक बी दोनों ही वाष्प अवस्था में है। ध्यान दीजिए, कौन सी अवस्था में है, वाष्प अवस्था में, दोनों ही चीज, जिनके मोल प्रभाज एक्स ए, विलय ए के लिए एक्स ए हो गया और बी के लिए एक्स बी हो गया। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो है वो पी ए और पी बी है। तो विलय का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से बताइए। तो जो राउल्ट के नियम से हो जाएगा वो देखिए, विलय के लिए बोल रहे हैं, यानी विलय का तो पी ए आएगा विलय के लिए। ठीक है, बराबर पी बी आएगा और एक्स बी। क्लियर है ना, सॉरी ए ही आएगा ना, खाली विलय के लिए बात हुई है ना, सॉरी माफ कीजिए, विलय के लिए बात हुई है ना। तो विलय का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी ए अप एक्स ए। ठीक है, इसके लिए हमने डैश माना तो डैश लगाइए। ठीक है, एक बार यहाँ लिख लीजिए नीचे, पी ए बराबर पी डैश ए और पी, ठीक है, पी डैश ए एक्स ए। ठीक है, ये जो पी ए है वो विलय के लिए है, एक्स ए है तो ये भी विलय के लिए है। तो जो दाब है वो मोल प्रभाज और आंशिक दाब के गुणनफल के बराबर होता है ना, राउल्ट के नियम से। विलय का आंशिक दाब ये हो गया। और विलायक का वाष्प दाब क्या हो रहेगा, विलायक का आंशिक दाब, आप एक ही पेन यूज कीजिएगा, ऐसे अलग अलग मत कीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पी बी, है ना, पी बी हो जाएगा। देखिए विलायक बी माना है ना हमने, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दाब पी बी बराबर, इसके लिए जो होगा पी डैश बी जो वाष्प दाब है, यानी कि वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी डैश बी, इसके लिए वाष्प दाब, और मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी। तभी तो होगा कि जो आंशिक दाब है वो शुद्ध अवयव के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कुल दाब कितना हो जाएगा गाइस, कुल दाब आप दिखाएंगे पी से, क्या हो जाएगा आपके पास, पी ए प्लस पी बी, यही तो होगा। यानी कि इसको जोड़ेंगे तभी तो कुल दाब निकलेगा। तो कर दीजिए, बस हो गया आंसर। पी बराबर, पी ए कितना है आपका, ये है पी डैश ए और एक्स ए प्लस इसका पी डैश बी और एक्स बी। तो ये हो गई आपकी गणितीय व्याख्या। ठीक है, ऐसे पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल एक टपकता है आपके एग्जाम में, कोई ना कोई एक टपकता है। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, खुले दिल से बताइए, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, सिंपल तरीके से लेकर आएंगे, फिर और ज़्यादा नहीं समझ में आया तो। ठीक है, और टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं, हर चैप्टर के चल रहे हैं हम केमिस्ट्री में, और फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लगे रहिए, मेहनत से एग्जाम क्रैक कीजिएगा अच्छे नंबरों से। ठीक है, 90% 95% लेकर आने इस बार। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।